नमस्कार। पब्लिक सर्विस, जैसा मार्गरेट चेस स्मिथ ने कहा था, सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि लोगों और राष्ट्र के प्रति पूरी डेडिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और इसी डेडिकेशन की स्पिरिट यूपीएससी एस्पिरेंट्स में भी होनी चाहिए। हाँ, और इसीलिए आज 22 जुलाई 2025 के वो सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर हम आए हैं जो आपकी तैयारी के लिए बेहद जरूरी हैं। ये विश्लेषण आधारित है पीआईबी, दी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और अन्य विश्वसनीय सरकारी सूत्रों पर। जी, आज हम गहराई से उतरेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 और पेपर 3 के कई अहम मसलों में। पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी तक। और हमारा मकसद सिर्फ सतही जानकारी देना नहीं है, बल्कि हर टॉपिक के हर पहलू को, हर न्यूआंस को समझना है, ताकि यूपीएससी की जरूरत के हिसाब से एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बन सके। फैक्ट्स रटना नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 के साथ। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आज काफी कुछ है। हाँ, सबसे पहले तो एक बड़ी संवैधानिक घटना हुई है। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। जी, कल जुलाई 21, 2025 को मॉनसून सेशन के पहले ही दिन उन्होंने हेल्थ रीजंस का हवाला देते हुए अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ये एक महत्वपूर्ण घटना है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या कहता है इस बारे में? रेजिग्नेशन प्रोसेस और सक्सेशन को लेकर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67, स्पेसिफिकली आर्टिकल 67A वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन की प्रक्रिया बताता है। उन्हें अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए देना होता है, लिखित में। और वैकेंसी भरने का क्या प्रावधान है? मतलब नया चुनाव कब तक होना चाहिए? इसके लिए हमें देखना होगा आर्टिकल 68(2। इसे ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 68(2 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होने पर रिक्ति का भरने के लिए चुनाव as soon as possible कराया जाना चाहिए। As soon as possible? हाँ, इसमें कोई तय समय सीमा नहीं दी गई है, जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 महीने की सीमा होती है। नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसी कोई फिक्स टाइमलाइन जैसे 6 मंथ्स मेंशन नहीं है। एज सून एज पॉसिबल का इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई और सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि इसे बेवजह टाला नहीं जाएगा। अच्छा। और जो नए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे उनका कार्यकाल कितना होगा? क्या वो सिर्फ बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेंगे? नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनलाइक प्रेसिडेंट के केस में, जहां वैकेंसी भरने पर नया प्रेसिडेंट बचे हुए टर्म के लिए आता है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में आर्टिकल 68(1) इम्प्लिसिटली सजेस्ट करता है और प्रैक्टिस यही है कि सक्सेसर पूरे 5 साल के टर्म के लिए चुना जाता है, फुल 5 years। ये तो काफी अलग है प्रेसिडेंट से। और चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है वीपी की? चुनाव प्रक्रिया आर्टिकल 66 में दी गई है और इसे कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, अंडर आर्टिकल 324। इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन-कौन शामिल होते हैं? क्या ये प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज जैसा ही है? नहीं, ये प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से अलग है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स शामिल होते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। जबकि प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। अच्छा, तो दोनों हाउसेस के सभी मेंबर्स इलेक्टेड और नॉमिनेटेड वोट करते हैं। और वोटिंग मेथड क्या होता है? वोटिंग होती है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है। वही तरीका जो प्रेसिडेंट और राज्यसभा इलेक्शंस में यूज होता है। ठीक है। अब एक और सवाल उठता है। जब तक नए वीपी का चुनाव नहीं हो जाता, क्या कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट होता है, जैसे एक्टिंग प्रेसिडेंट का प्रावधान है? ये एक दिलचस्प बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कोई प्रावधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस है इस मुद्दे पर। तो फिर वीपी के काम कौन देखता है इस दौरान? क्या इससे गवर्नेंस में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई संकट नहीं खड़ा होता? देखिए, संवैधानिक रूप से कोई बड़ा संकट नहीं खड़ा होता। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। राज्यसभा के पदेन सभापति। हाँ, वो तो है। हाँ। और राज्यसभा के पास अपना डेप्यूटी चेयरमैन होता है, जो अभी श्री हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। तो चेयरमैन की अनुपस्थिति में डेप्यूटी चेयरमैन सदन की कार्रवाई चला सकते हैं। आर्टिकल 91 ये प्रावधान करता है। अच्छा, तो मतलब राज्यसभा का काम नहीं रुकेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर वीपी को कभी प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट करना पड़े, प्रेसिडेंट की मृत्यु, इस्तीफे या हटाने पर, तब वो रोल अहम हो जाता है। लेकिन वो सिचुएशन अभी नहीं है। प्रेसिडेंशियल सक्सेशन लाइन अलग है। समझ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जरूर होंगे इसके। ओह यस, बिल्कुल। पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस काफी हैं।
एक तो ये मिड टर्म इलेक्शन होगा वीपी पोस्ट के लिए। ये एनडीए सरकार और आईएनडीए ऑपोजिशन ब्लॉक दोनों के लिए एक तरह का टेस्ट होगा उनकी स्ट्रेंथ का, उनकी यूनिटी का। खासकर मॉनसून सेशन के बीच में ये हुआ है, तो इसका असर सेशन पर भी पड़ेगा। हाँ, माहौल गर्मा सकता है, ऑपोजिशन इस मुद्दे को उठा सकता है और इलेक्शन की प्रोसेस, कैंडिडेट सिलेक्शन, ये सब पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनेगा। नंबर्स गेम भी देखने को मिलेगा राज्यसभा और लोकसभा में, तो हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज होगी। ठीक है, तो ये था वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे का पूरा विश्लेषण। अब अगले अहम मुद्दे पर चलते हैं, जो न्यायपालिका से जुड़ा है और काफी चौंकाने वाला है। हाँ, ये है 2006 मुंबई 7-11 ट्रेन बॉम्बिंग्स केस का वर्डिक्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। क्या फैसला आया है? हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत एमसीओ के कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। ये 2015 के एमसीओ के कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट देता है, जिसमें 5 लोगों को मौत की सजा और 7 को उम्र कैद सुनाई गई थी। सभी 12 बरी, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये लोग तो काफी समय से जेल में थे ना? हाँ, ये सभी आरोपी पिछले 18 साल जेल में बिता चुके थे। 18 इयर्स। और अब हाईकोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाया है। जाहिर है महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। हाईकोर्ट ने इतने बड़े फैसले का आधार क्या बताया है? What was the rationale? हाईकोर्ट का तर्क बहुत ही कड़ा और विस्तृत है। एसेंशियली कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अटरली फेल टू एस्टैब्लिश द ऑफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। किन किन पॉइंट्स पर प्रोसिक्यूशन फेल हुआ? क्या कन्फेशंस को लेकर कुछ कहा कोर्ट ने? क्योंकि एमसीओ के केसेस में कन्फेशंस काफी मायने रखते हैं। बिल्कुल। कन्फेशंस यानी कि इकबालिया बयान पर कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की है। उन्हें अनरिलायबल और इनएडमिसिबल माना गया। कोर्ट ने पाया कि कन्फेशंस लेने के लिए बारबैरिक एंड इनह्यूमन टॉर्चर यानी कि अमानवीय यातना के पुख्ता सबूत हैं। टॉर्चर? किस तरह के टॉर्चर की बात सामने आई? कोर्ट ने स्पेसिफिक इंस्टेंसेस का जिक्र किया, जैसे स्लीप डेप्रिवेशन, सोने न देना, पैरों को जबरदस्ती खींचना, लेग स्ट्रेचिंग। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की यातना से न सिर्फ शारीरिक बल्कि गहरी मानसिक चोट पहुंचती है, जिससे कन्फेशन की वॉलंटरीनेस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर। विटनेस टेस्टिमनीज यानी गवाहों के बयान के बारे में कोर्ट ने क्या कहा? और गवाहों के बयानों को भी कोर्ट ने नॉट सेफ माना। आइडेंटिफिकेशन परेड्स पर सवाल उठाए गए क्योंकि वो घटना के 4 साल बाद किए गए थे। कोर्ट ने स्टॉक विटनेसेस के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई, मतलब ऐसे गवाह जिन्हें पुलिस अक्सर अलग अलग मामलों में इस्तेमाल करती है। मतलब गवाही भी भरोसे लायक नहीं मानी गई। और सबूतों की कड़ी चेन ऑफ एविडेंस का क्या? वो भी टूटी भी पाई गई। प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि ब्लास्ट में किस टाइप के एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल हुए थे। आरडीएक्स या सर्किट बोर्ड्स की चेन ऑफ कस्टडी में भी गंभीर खामियां पाई गई। मतलब ये स्पष्ट नहीं था कि सबूत कहां से मिले, कैसे रखे गए, क्या उनमें टैंपरिंग हुई। चेन ऑफ कस्टडी लीगल केसेस में बहुत क्रूशल होती है। और एमसीओसीए, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्ट के एप्लीकेशन पर कोर्ट की क्या टिप्पणी थी? इस पर भी कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि एमसीओ के लगाने की मंजूरी देते समय सैंक्शनिंग अथॉरिटी द्वारा कंप्लीट नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिखाया गया था। मतलब बिना सोचे समझे, बिना पर्याप्त आधार के इतने कड़े कानून के तहत मंजूरी दे दी गई। बाप रे, मतलब हर स्तर पर खामियां। कन्फेशंस, विटनेसेस, एविडेंस, स्पेशल लॉ का एप्लीकेशन, सब पर सवाल। हाँ, ये एक तरह से सिस्टेमिक फेलियर की तरफ इशारा करता है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या आपराधिक न्याय प्रणाली की कई गहरी कमजोरियां इस केस में उजागर हुई हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? व्हाट आर द डीपर एनालिसिस फ्रॉम अ यूपीएससी पर्सपेक्टिव? इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे और मल्टीलेयर्ड हैं। पहला, जैसा मैंने कहा, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सिस्टमिक फेलियर दिखाता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की क्षमता, उनके तरीकों पर गंभीर सवाल हैं। जैसे कि कन्फेशंस पर ओवर रिलायंस। एग्जैक्टली। कन्फेशंस पर अत्यधिक निर्भरता और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की कमी। आज के जमाने में फॉरेंसिक साइंस, डीएनए एविडेंस, डिजिटल फॉरेंसिक्स पर जोर होना चाहिए, न कि सिर्फ इकबालिया बयानों पर, खासकर जब कस्टोडियल वायलेंस, हिरासत में हिंसा के आरोप हों। और कस्टोडियल वायलेंस का मुद्दा भी तो उठता है इससे। बिल्कुल, ये एक पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम है। कन्फेशन निकालने के लिए 3rd डिग्री मेथड्स का इस्तेमाल नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और एविडेंस को भी टेंट करता है। एमसीओसीए जैसे स्पेशल लॉज के बारे में क्या इम्प्लीकेशंस है? क्या उनके सेफगार्ड्स पर सवाल उठते हैं? हाँ, स्पेशल लॉज जरूरी हो सकते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ने के लिए, लेकिन उनके मिसयूज का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है।
इस केस से लगता है कि MCOCA के तहत दिए गए सेफगार्ड्स जैसे कन्फेशन रिकॉर्डिंग के रूल्स या सैंक्शनिंग प्रोसेस शायद जमीन पर उतने इफेक्टिव नहीं हैं या उन्हें बाईपास किया जा रहा है। उनके इम्प्लीमेंटेशन की स्क्रूटनी जरूरी है। और सबसे दुखद पहलू है ड्यूअल फेलियर ऑफ जस्टिस। एक तरफ अगर ये लोग निर्दोष थे तो उन्होंने 18 साल अन्याय सहा। दूसरी तरफ 2006 के धमाकों के पीड़ितों और उनके परिवारों को आज भी न्याय नहीं मिला, क्योंकि असली दोषी शायद आज भी आजाद हैं। इससे पब्लिक ट्रस्ट का भारी इरोजन होता है। तो समाधान क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अर्जेंट नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस सुधार। प्रकाश सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन सालों से लंबित हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग को लॉ एंड ऑर्डर से अलग करना, पुलिस अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स में ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और प्रोसिक्यूशन को इंडिपेंडेंट बनाना, ये कुछ की एरियाज हैं। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, टुकड़ों में नहीं, एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी इंप्रूव होगी तभी कन्विक्शन बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस होंगे और न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक मामला है। चलिए अब गवर्नेंस के कुछ और अपडेट्स देखते हैं। NHRC की कैंप सिटिंग हुई उड़ीसा में, ये क्या है? जी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भुवनेश्वर उड़ीसा में 2 दिन की कैंप सेटिंग आयोजित की, जुलाई 21 और 22 को। ये NHRC की एक पुरानी प्रैक्टिस है, 2007 से चल रही है। इसका पर्पस क्या होता है? कैंप सिटिंग क्यों की जाती है? इसके कई उद्देश्य हैं। पहला, न्याय को लोगों के करीब लाना। NHRC के पास पेंडिंग केसेस की सुनवाई सीधे राज्य में जाकर की जाती है, जिससे पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। उन्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और क्या होता है इन सिटिंग्स में? दूसरा, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होता है। NHRC के चेयरपर्सन और मेंबर्स राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे चीफ सेक्रेटरी, DGP और दूसरे डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ बैठक करते हैं। इसमें राज्य में ह्यूमन राइट्स की ओवरऑल सिचुएशन और सिस्टमिक इश्यूज पर चर्चा होती है, रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। मतलब स्टेट मशीनरी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। हाँ। तीसरा, सिविल सोसाइटी के साथ डायलॉग होता है। CSOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, HRDs को बुलाया जाता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है, उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं। ये जमीनी हकीकत जानने का एक अच्छा तरीका है। और चौथा है सेंसिटाइजेशन। राज्य के अधिकारियों को ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स के प्रति संवेदनशील बनाना, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना। ओडिशा की सिटिंग में किन मुद्दों पर फोकस था? ओडिशा सिटिंग का एजेंडा दिखाता है कि भारत में ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस कितने डाइवर्स हैं। इसमें शामिल थे जर्नलिस्ट्स और HRDs पर हमले, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, POCO एक्ट के मामले, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विचक्राफ्ट या सॉसरी से जुड़े वायलेंस के मामले। विचक्राफ्ट ये आज भी एक इशू है। हाँ, दुर्भाग्य से भारत के कई हिस्सों में, खासकर ट्राइबल एरियाज में, ये अभी भी एक गंभीर समस्या है। इसके अलावा स्नेक बाइट से होने वाली मौतें जो हेल्थ केयर गैप्स की तरफ इशारा करती हैं, भद्रक और केंद्रपादा जैसे जिलों में फ्लडिंग की समस्या और कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस का एक मामला, राइस मिल केस भी एजेंडे में था। तो ये कैंप सिटिंग एक तरह से राज्य के ह्यूमन राइट्स इश्यूज का माइक्रोकॉज्म पेश करती है। बिल्कुल, ये NHRC का एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। इससे एक्सेसिबिलिटी सुधरती है, स्टेट अथॉरिटीज़ पर अकाउंटेबिलिटी का दबाव बनता है और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनाने में मदद मिलती है। ये दिखाता है कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ लीगल रेमेडीज़ काफ़ी नहीं है, सोशल रिफॉर्म्स और इफेक्टिव गवर्नेंस भी उतने ही ज़रूरी हैं। NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत बनी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। ठीक है। गवर्नेंस में एक और डेवलपमेंट है, दिल्ली की ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025-2035। इसमें क्या खास है? ये पॉलिसी दिल्ली को एक फ्यूचर रेडी, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने का विजन रखती है। इसका फोकस ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से हटकर हाई वैल्यू सर्विस सेक्टर्स पर है। कौन से सेक्टर्स? मेनली AI, फिनटेक, बिग डेटा, BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, गेमिंग, एनिमेशन और बायोटेक्नोलॉजी। ये दिखाता है कि दिल्ली अपनी इकोनॉमी को नॉलेज बेस्ड और हाई टेक इंडस्ट्रीज की तरफ ले जाना चाहती है। इसके लिए क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं? पॉलिसी में काफ़ी अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स का प्रस्ताव है, जैसे 400 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्टार्टअप्स के लिए,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 50% रीइंबर्समेंट, मैक्सिमम 50 करोड़ तक। लोन पर 6% इंटरेस्ट सब्सिडी, स्टेट जीएसटी का 100% रीइंबर्समेंट, पेटेंट फाइलिंग की कॉस्ट का रीइंबर्समेंट। ये सब दिखाता है कि सरकार इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए सीरियस है। पॉलिसी में गवर्नेंस रिफॉर्म्स की भी बात है। हाँ, ये भी एक की एस्पेक्ट है। पॉलिसी मानती है कि दिल्ली में सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी इनएफिशिएंसीज हैं, मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। इन्हें दूर करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल्स, प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए एआई का इस्तेमाल और ट्रांसपेरेंसी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव है। पॉलिसी में सिंगापुर, दुबई, शंघाई जैसे ग्लोबल सिटी से तुलना भी की गई है, जो दिखाता है कि एम्बिशन हाई है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी फोकस है। डेफिनेटली, बिना रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के सिर्फ इंसेंटिव से बात नहीं बनेगी। गवर्नेंस में ग्रास रूट्स लेवल पर एक और अच्छी खबर है। मेरी पंचायत ऐप को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय के इस ऐप को जिनेवा में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 मिला है। WSIS यानी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये ऐप करता क्या है? अब मेरी पंचायत ऐप एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है ग्राम पंचायत के लिए। इसका मकसद है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी को बढ़ाना। क्या फीचर्स हैं इसके? इसमें पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स की डिटेल्स, पंचायत के बजट्स, डेवलपमेंट प्लान्स, फंड्स का स्टेटस, ये सब जानकारी मिलती है। नागरिक अपने सजेशंस और फीडबैक दे सकते हैं, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, वो भी जियो टैग्ड फोटोज के साथ। सोशल ऑडिट्स की जानकारी भी इस पर उपलब्ध होती है। बेसिकली पंचायत के कामकाज को सिटीजन के मोबाइल पर ले आया गया है। ये तो डिजिटल एम्पावरमेंट का बढ़िया एग्जाम्पल है ग्रास रूट्स लेवल पर। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक बनाने का प्रयास है। गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स की बात करें तो CAG और ECI की भी कुछ रिपोर्ट्स या एक्टिविटीज रही हैं। हाँ, CAG ने रेलवेज में 573 करोड़ रुपए की वित्तीय खामियां उजागर की हैं। ये दिखाता है कि CAG गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स के तौर पर अपना काम कर रहा है। और ECI? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू किया है इलेक्टोरल रोल्स का। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ताकि एरर्स को ठीक किया जा सके और इलेक्शंस फेयर हों। EPFO का भी कुछ अपडेट था। हाँ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने बताया है कि हायर पेंशन के लिए जो 1.52 मिलियन एप्लीकेशंस आई थी, उनमें से 98.5% प्रोसेस कर दी गई हैं। ये दिखाता है कि सोशल सिक्योरिटी डिलीवरी में एफिशिएंसी लाने की कोशिश हो रही है। तो अगर हम इन गवर्नेंस अपडेट्स को देखें तो एक पैटर्न दिखता है। हाँ, एक तरह से ट्विन इंजन्स ऑफ गवर्नेंस दिखते हैं। एक तरफ दिल्ली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो टॉप डाउन अप्रोच है, कैपिटल इंटेंसिव है, टेक हब्स बनाने पे फोकस कर रही है। दूसरी तरफ मेरी पंचायत ऐप है, जो बॉटम अप अप्रोच है, टेक्नोलॉजी को ग्रास रूट्स एम्पावरमेंट के लिए यूज कर रही है। ये दोनों विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजीज हैं। और साथ में CAG, ECI जैसी इंस्टीट्यूशंस चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। चलिए अब सेक्शन 1 के दूसरे हिस्से इंटरनेशनल रिलेशंस पर आते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड। पहली खबर इंडिया US ट्रेड डील नेगोशिएशंस को लेकर है। जी, भारत और अमेरिका एक इंटरिम या मिनी ट्रेड डील के लिए एडवांस नेगोशिएशंस में है। वॉशिंगटन DC में 5th राउंड की बातचीत अभी खत्म हुई है। उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर 2025 तक इसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन इस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अगस्त 1 डेडलाइन का भी दबाव है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले अगस्त 1 की डेडलाइन दी थी, जिसका साया अभी भी है। हालांकि अब फोकस सितंबर-अक्टूबर पर ज्यादा लग रहा है। नेगोशिएशंस थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। कहां पर मामला फंसा हुआ है? व्हाट आर द मेन नेगोशिएटिंग पोजीशंस? मुख्य मुद्दा है टैरिफ कनंड्रम, खासकर US टैरिफ रेट्स को लेकर। भारत चाहता है कि US अपने यहाँ इंडियन गुड्स पर टैरिफ्स कम करे, आइडियली 10% से नीचे या कम से कम 20% से नीचे। भारत का आर्गुमेंट है कि इंडोनेशिया 19%, वियतनाम 20% जैसे देशों के मुकाबले भारत पर टैरिफ ज्यादा हैं। और US की क्या डिमांड्स हैं? US चाहता है कि भारत अमेरिकन ऑटोमोबाइल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए अपना मार्केट खोले। ये भारत के लिए बहुत सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, खासकर डेयरी और एग्रीकल्चर, जहां लाखों किसान जुड़े हैं। और भारत क्या चाहता है बदले में? भारत अपने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए US मार्केट में बेहतर एक्सेस चाहता है।
ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर और डेयरी पर डेडलॉक बना हुआ है। हाँ, ये सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। भारत डेयरी इंपोर्ट्स को लेकर बहुत कॉशियस है। एक अनुमान के मुताबिक डेयरी इंपोर्ट्स खोलने से भारत को 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत का रुख यहाँ काफी कड़ा है। लेकिन क्या किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश है? लगता है भारत एक न्यूआंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत शायद जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम प्रोडक्ट्स को एनिमल फीड के लिए अलाउ करने पर सहमत हो सकता है, लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं। अच्छा, ये तो काफी स्पेसिफिक कंसेशन होगा। एनिमल फीड के लिए हाँ, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ना। हाँ, ये एक तरह की सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना, डील को आगे बढ़ाना, बिना अपने कोर इंटरेस्ट्स, फूड सिक्योरिटी, डेयरी फार्मर्स के हित को कॉम्प्रोमाइज किए। लेकिन इसमें स्लिपरी स्लोप का रिस्क भी है कि कहीं ये फ्यूचर में और कंसेशंस का रास्ता ना खोल दे। इन नेगोशिएशंस पर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का भी असर है। बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल अंडरकरेंट्स काफी स्ट्रांग हैं। एक तो क्वाड समिट आने वाला है, जिसे भारत होस्ट कर रहा है और जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की उम्मीद है। यूएस चाहेगा कि समिट से पहले ये डील फाइनल हो जाए एज अ डिलीवरेबल। क्वाड यानी इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। दूसरा फैक्टर है रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ा नेटो थ्रेट। नेटो ने संकेत दिए हैं कि अगर भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश रशियन ऑयल खरीदते रहे और मॉस्को को पीस टॉक्स के लिए मनाने में मदद नहीं की, तो उन पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। सेकेंडरी सैंक्शंस मतलब यूएस या नेटो अलाइज उन एंटिटीज पर भी पाबंदियां लगा सकते हैं जो सैंक्शन देश जैसे रशिया के साथ बिजनेस करती हैं। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। तो ट्रेड डील नेगोशिएशंस इन जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स के साये में हो रहे हैं। तो इसका एनालिसिस क्या है? What does this tell us about trade and diplomacy? प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल टूल भी है। यूएस इस डील को अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, क्वाड को मजबूत करने और रशिया पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और भारत के लिए? भारत के लिए ये एक डिप्लोमैटिक टाइट रोप वॉक है। उसे अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, खासकर रशिया के साथ संबंधों को लेकर, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यूएस मार्केट एक्सेस के बीच संतुलन साधना है। जीएम एनिमल फीड पर कंसेशन देना इसी बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा हो सकता है, एक कैलकुलेटेड मूव टू कीप द नेगोशिएशंस अलाइव। ठीक है, अब ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स की बात करते हैं। यूक्रेन और ईरान में क्या चल रहा है? यूक्रेन रशिया के बीच पीस टॉक्स का एक नया दौर इस्तांबुल, टर्की में शुरू हुआ है। रिन्यूड डायलॉग है ये। इस बार एजेंडा क्या है? क्या कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद है? अभी फोकस ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर है, जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, पीओडब्ल्यूज का एक्सचेंज, रूस द्वारा ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी। यूक्रेन इसे पोटेंशियल लीडर्स समिट के लिए ग्राउंडवर्क के तौर पर भी देख रहा है। लेकिन इस पर भी ट्रंप का अल्टीमेटम है। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रशिया को 50 डे सीज फायर की डेडलाइन दी है, वरना सीवियर सैंक्शंस की धमकी दी है। और जैसा हमने बात की, नेटो का सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा भी है भारत, चीन, ब्राजील पर, अगर वो रशिया पर दबाव नहीं बनाते। पोजीशंस तो अभी भी बहुत दूर होंगे दोनों तरफ के। बिल्कुल, पोजीशंस डायमेट्रिकली अपोज्ड हैं। क्रेमलिन का कहना है कि वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बैटलफील्ड पर हासिल करेगा। यूक्रेन की मांग है कि रशिया पूरी तरह से उसकी टेरिटरी से विड्रॉ करे। तो रास्ता बहुत मुश्किल है। और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे क्या अपडेट है? ईरान और E3 कंट्रीज, यूके, फ्रांस, जर्मनी के बीच भी इस्तांबुल में बातचीत होने वाली है जुलाई 25 को। ये बातचीत इजराइल ईरान के बीच हुए 12 डे वॉर और उसके बाद हुए यूएस एयर स्ट्राइक्स के बाद हो रही है, तो कॉन्टेक्स्ट काफी टेंस है। E3 का क्या स्टैंड है? E3 ने ईरान को धमकी दी है कि अगर अगस्त एंड तक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर प्रोग्रेस नहीं हुई तो वो JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के स्नैपबैक मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देंगे। स्नैपबैक मैकेनिज्म ये क्या है? JCPOA यानी 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील में एक प्रावधान था कि अगर ईरान डील का उल्लंघन करता है तो पुराने UN सैंक्शंस को वापस लागू किया जा सकता है। इसे स्नैपबैक कहते हैं। E3 इसी की धमकी दे रहा है। और ईरान का क्या रिएक्शन है? ईरान डिफाइंड है। उसका कहना है कि E3 का कोई लीगल और मॉरल स्टैंडिंग नहीं है ये धमकी देने का, क्योंकि E3 कंट्रीज खुद JCPOA के तहत अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पाई जब US डील से बाहर निकल गया था। ईरान का कहना है कि बातचीत का मकसद सैंक्शंस हटाना है, अपने NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी राइट्स को रीनिगोशिएट करना नहीं। ईरान ने इस मुद्दे पर रशिया और चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी की है। तो यहाँ भी डेडलॉक जैसा ही लग रहा है। इन दोनों फ्लैश पॉइंट्स का भारत पर क्या असर पड़ता है? डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं।
यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और रशिया पर सैंक्शंस का खतरा भारत के रशिया के साथ डिफेंस और एनर्जी टाइज को कॉम्प्लिकेट करता है। साथ ही उसे वेस्ट के साथ अपने रिश्ते बैलेंस करने पड़ते हैं। ईरान के साथ इंस्टेबिलिटी का असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल कनेक्टिविटी प्लान्स, खासकर चाबहार पोर्ट की वाइबिलिटी पर पड़ता है। ये दिखाता है कि सैंक्शंस और अल्टीमेटम्स की अपनी लिमिट्स होती हैं। हाँ, कोर्सिव डिप्लोमेसी हमेशा काम नहीं करती। ट्रंप की डेडलाइन शायद रशिया को और तेजी से ऑफेंसिव बढ़ाने का विंडो दे दे। E3 की स्नैपबैक थ्रेट का ईरान पर कितना असर होगा कहना मुश्किल है, खासकर जब उसे रशिया और चाइना का साथ मिल रहा हो। डिप्लोमेसी और डायलॉग ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लेकिन फिलहाल राह आसान नहीं दिखती। ठीक है, अब इंटरनेशनल रिलेशंस में आखिरी टॉपिक देखते हैं जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से जुड़ा है। ढाका में एक दुखद हादसा हुआ है। जी हाँ, ढाका बांग्लादेश में एक बड़ा हादसा हुआ। बांग्लादेश एयरफोर्स का एक F-7BG ट्रेनिंग जेट क्रैश होकर एक स्कूल और कॉलेज, माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज, पर गिर गया। इसमें 27 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे, और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये बहुत ही ट्रैजिक घटना है। भारत का रिस्पॉन्स कैसा रहा है इस पर? भारत का रिस्पॉन्स बहुत स्विफ्ट और एम्पैथेटिक था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तुरंत बयान जारी कर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बांग्लादेश को इस मुश्किल घड़ी में ऑल पॉसिबल सपोर्ट एंड असिस्टेंस ऑफर किया। इसका एनालिसिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे किया जा सकता है? ये दिखाता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सिर्फ स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स या इकोनॉमिक कोऑपरेशन तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर और ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन भी है। क्राइसिस के समय में, खासकर जब ह्यूमन ट्रेजेडी हुई हो, तब आपका रिस्पॉन्स दिखाता है कि आप कितने रिलायबल और रिस्पॉन्सिव पार्टनर हैं। मतलब ये गुडविल क्रिएट करता है। एग्जैक्टली। ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी गुडविल बनाती है, जो लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजिक एसेट से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को मजबूत करती है, आम जनता के बीच भारत की एक पॉजिटिव इमेज बनती है। और ये इंडिया के रीजनल रोल को भी हाईलाइट करता है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत रीजन में सिर्फ एक इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर ही नहीं है, बल्कि एक नेट सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइडर भी है। मुश्किल समय में पड़ोसी देशों के साथ खड़ा होना रीजनल लीडरशिप की निशानी है। बिल्कुल। तो ये थे GS पेपर 2 के पॉलिटी, गवर्नेंस और IR के अहम मुद्दे। अब हम रुख करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 3 की तरफ, जिसमें इकोनॉमी, S&T, एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी शामिल है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमी से, और सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। खरीफ सोइंग सीजन चल रहा है, उसकी क्या स्थिति है? हाँ, मॉनसून का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और इसका सोइंग पर क्या असर पड़ा है? देखिए, मिड जुलाई 2025 तक का जो डेटा आया है एज ऑफ जुलाई 18, उसके हिसाब से टोटल खरीफ सोइंग एरिया 708.31 लाख हेक्टेयर्स पहुंच गया है। ये टारगेट का लगभग 65% है। पिछले साल के मुकाबले ये कैसा है? ज्यादा है या कम? ये पिछले साल यानी 2024 की इसी अवधि के मुकाबले 4% ज्यादा है। तो ओवरऑल नंबर तो पॉजिटिव लग रहा है। तो राइस, धान की बुआई 12.4% बढ़ी है। पल्सेस, दालें भी 2.3% ऊपर हैं, और कोर सीरियल्स, जिन्हें अब हम श्रियाना या मिलेट्स कहते हैं, उनमें 13.6% की बढ़ोतरी है, जिसमें मेनली मेज या मक्का का योगदान है। राइस और मिलेट्स में बढ़ोतरी अच्छी बात है फूड सिक्योरिटी के लिहाज से। चिंता वाले क्षेत्र कौन से हैं? कंसर्न है ऑयल सीड्स को लेकर, जिनका रकबा 3.7% कम हुआ है। इसमें भी खासकर सोयाबीन की बुआई 6.1% नीचे है। दूसरा कंसर्न है कॉटन कपास, जिसकी बुआई 3.4% कम हुई है। ऑयल सीड्स और कॉटन का कम होना चिंताजनक क्यों है? ऑयल सीड्स कम होने से एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता बढ़ सकती है और कीमतें भी बढ़ सकती हैं। कॉटन कम होने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है। ये दोनों कैश क्रॉप्स भी हैं, तो किसानों की इनकम पर भी असर पड़ता है। और ये सब हो रहा है मॉनसून के बैकड्रॉप में। मॉनसून कैसा रहा है ओवरऑल? ओवरऑल मॉनसून परफॉर्मेंस देखें तो जुलाई मिड तक ये 7% अबव LPA रहा है। मतलब देश भर में कुल मिलाकर बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। तो फिर सोइंग में दिक्कतें क्यों आ रही हैं कुछ क्रॉप्स में? और रीजनल पिक्चर क्या है? यहीं पर कहानी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ओवरऑल सरप्लस होने के बावजूद रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश सामान्य से काफी ज्यादा हुई है। एक्सेस रेनफॉल से वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिससे प्लांटिंग में डिले होता है। सोयाबीन और कॉटन इन्हीं इलाकों में ज्यादा होते हैं, शायद इसलिए उनकी बुवाई पिछड़ी है। और दूसरी तरफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में बारिश डेफिसिट में रही है। खासकर सदर्न पेनिनसुला में डेफिसिट ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में तो 25% डेफिसिट था मिड जुलाई तक। इन इलाकों में बारिश की कमी से सोइंग स्लो हो गई है। खासकर राइस ट्रांसप्लांटिंग और पल्स ऑयल सीड्स की बुआई पर असर पड़ा है। तो ये तो 2 मॉनसून्स वाली कहानी हो गई। एक हिस्से में बाढ़ जैसे हालात, दूसरे में सूखे जैसे। प्रिसाइजली।
एग्रीगेट सरप्लस नंबर जमीनी हकीकत की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, ये रीजनल डिस्ट्रेस को छुपा लेता है। जिन इलाकों में डेफिसिट है वहां एग्रेरियन डिस्ट्रेस का खतरा बढ़ जाता है। फसलें खराब हो सकती हैं, किसानों की इनकम कम हो सकती है, कर्ज बढ़ सकता है। रीजनल डिस्पैरिटी एक बड़ी चुनौती है। इसका प्राइस वॉलेटिलिटी पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, राइस और मेज का एकरेज बढ़ा है, शायद एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का असर हो या अच्छी बारिश का। इससे सीरियल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन सोयाबीन और कॉटन का रकबा घटने से एडिबल ऑयल और टेक्सटाइल सेक्टर्स पर प्रेशर आ सकता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। सरकार को नजर रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर पॉलिसी इंटरवेंशंस करने पड़ सकते हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज एडजस्ट करना या बफर स्टॉक्स रिलीज करना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन काफी मिक्स्ड है। अब इकोनॉमी में एक और उभरते हुए सेक्टर की बात करते हैं, बायो इकोनॉमी। सरकार नेशनल बायो E3 पॉलिसी को प्रमोट कर रही है। ये क्या है? जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इस पर बयान दिया है। बायो E3 पॉलिसी का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भारत को एक मेजर बायो इकोनॉमी बनाने का विजन है। विजन क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? विजन है भारत को ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इकोनॉमिक गोल है 2030 तक $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी अचीव करना। अभी हम करीब $120 बिलियन पर हैं। $300 बिलियन बाय 2030। काफी एम्बिशियस टारगेट है। इसका कोर फ्रेमवर्क क्या है? कोर फ्रेमवर्क है बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस इंजीनियरिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे AI का कन्वर्जेंस, मतलब इन तीनों को मिलाकर इनोवेशन करना। फोकस है सर्कुलर बायो इकोनॉमी फॉस्टर करने पर। सर्कुलर बायो इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां रिसोर्सेज, खासकर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को वेस्ट करने के बजाय बार बार यूज किया जाए, रिसाइकल किया जाए, रीजेनरेट किया जाए। ये लीनियर टेक मेक डिस्पोज मॉडल के ऑपोजिट है। ये पॉलिसी किन नेशनल गोल से जुड़ी है? ये पॉलिसी भारत के बड़े गोल्स जैसे नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन और विकसित भारत एट 2047 के विजन से क्लोजली अलाइंड है। मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक की पिलर है। किन की थीमेटिक एरियाज पर फोकस है इस पॉलिसी का? कई कटिंग एज एरियाज हैं, जैसे बायोबेस्ड केमिकल्स, एंजाइम्स, बायोपॉलिमर्स बनाना जो प्लास्टिक्स और फॉसिल फ्यूल बेस्ड केमिकल्स का ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं। स्मार्ट प्रोटीन्स और फंक्शनल फूड्स डेवलप करना, जिसमें प्लांट बेस्ड मीट और लैब ग्रोन मीट शामिल हैं। प्रिसिजन बायोथेराप्यूटिक्स यानी टारगेटेड मेडिसिन्स बनाना, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर टेक्निक्स डेवलप करना और कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन CCU टेक्नोलॉजीज पर काम करना। ये तो काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। स्ट्रैटेजी क्या है इसे अचीव करने की? स्ट्रैटेजी है एक नेशनल नेटवर्क बनाना। इसमें बायो AI हब्स होंगे जहां AI का यूज बायोटेक रिसर्च में होगा। बायो फाउंड्रीज होंगी जो बायोटेक R&D के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगी और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स होंगे जहां लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। इंपॉर्टेंटली, ये हब्स सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी एस्टैब्लिश करने की योजना है ताकि रीजनल डेवलपमेंट हो सके। इसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स PPPs पर बहुत जोर है। सरकार फंडिंग मैकेनिज्म्स बनाएगी, रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करेगी और बायोटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी। आइडिया है R&D से लेकर कमर्शलाइजेशन तक एक सीमलेस इकोसिस्टम बनाना। तो इस पॉलिसी का एनालिसिस करें तो ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक पिवट है? बिल्कुल, ये भारत की इकोनॉमी को फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी से हटाकर एक सस्टेनेबल, सर्कुलर और हाई वैल्यू बायो बेस्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाने का एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना, जैसे केमिकल्स, APIs में, नए एक्सपोर्ट मार्केट्स बनाना, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट टैकल करना और हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करना। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन से डीकपल करने का प्रयास है। एग्जैक्टली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मतलब है। और ये मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया मिशंस का कॉन्वर्जेंस भी है। बायो मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया और बायो AI हब्स डिजिटल इंडिया। ठीक है, इकोनॉमी में एक और दिलचस्प अपडेट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से जुड़ा है, जोमेटो का रोटेशनल लीडरशिप मॉडल। हाँ, ये जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल ने इंट्रोड्यूस किया है। ये एक नया लीडरशिप मॉडल है। क्या है ये मॉडल? इस मॉडल के तहत जोमेटो के जो अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं, जैसे फूड डिलीवरी, ब्लिंकिट, हाइपोप्योर, उनके CEOs का टेन्योर टाइम बाउंड होगा, सिर्फ 2 साल का। हर 2 साल में लीडरशिप रोटेट होगी। सिर्फ 2 साल? ये तो काफी कम टेन्योर है CEO के लिए। रैशनल क्या है इसके पीछे? जोमेटो का कहना है कि इससे कंपनी में स्ट्रक्चरल एजिलिटी आएगी। ये स्टैग्नेशन, ठहराव को रोकेगा। कॉम्प्लेसेंसी,
आत्मसंतोष कम करेगा और एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ाएगा। अलग अलग लीडर्स अपने साथ डाइवर्स लीडरशिप स्टाइल्स और आइडियाज लाएंगे। और इससे ऑर्गेनाइजेशन रेजिलिएंट बनेगी। हाँ, उनका तर्क है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स नॉट पर्सनालिटीज पर चलेगी। मतलब सिस्टम और कल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे किसी एक लीडर से। ये सक्सेशन प्लानिंग रिस्क को भी मिटिगेट करता है। ये मॉडल क्या हर तरह की कंपनी के लिए सूटेबल है? प्रोबेबली नॉट। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मॉडल शायद मैच्योर कंपनीज के लिए ज्यादा सूटेबल है, जिनका प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश हो चुका है और जो वॉलेटाइल मार्केट्स में ऑपरेट करती हैं। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स या क्राइसिस सिचुएशंस में शायद स्टेबल लॉन्ग टर्म लीडरशिप ज्यादा जरूरी होती है। इसका एनालिसिस करें तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट है, खासकर टेक और गिग इकोनॉमी कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में। ये ट्रेडिशनल लॉन्ग टेन्योर्ड सीईओ मॉडल को चैलेंज करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स, कल्चर और प्रोसेसेस पर ज्यादा जोर देता है। जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिहाज से भी ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। लीडरशिप स्टाइल्स, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी पर सोचने के लिए। बिल्कुल। अब चलते हैं जीएस पेपर 3 के अगले सेक्शन पर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और यहाँ सबसे बड़ी खबर है NISAR मिशन। यस, NSR। ये एक बहुत ही एम्बिशियस और इम्पॉर्टेंट मिशन है। नासा ISRO सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन। इसका लॉन्च स्केड्यूल्ड है जुलाई 30, 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV रॉकेट पर। ये इंडिया US कोलैबोरेशन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज क्या है? क्या चीज इसे खास बनाती है? ये दुनिया का पहला ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ड्यूअल फ्रीक्वेंसी मतलब ये दो अलग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर काम करेगा, L बैंड और S बैंड। इसे याद रखिएगा, L बैंड एंड S बैंड। L बैंड रेडार नासा ने बनाया है और S बैंड रेडार ISRO ने। ISRO ने सैटेलाइट बस जिस पर इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं और लॉन्च व्हीकल GSLV भी प्रोवाइड किया है। L बैंड और S बैंड होने का क्या फायदा है? लो बैंड की वेवलेंथ लंबी होती है तो ये वेजिटेशन कैनोपी के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है, सॉइल मॉइस्चर और फॉरेस्ट बायोमास का पता लगा सकता है। S बैंड की वेवलेंथ छोटी होती है, ये एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस से कम अफेक्ट होता है और क्रॉप मॉनिटरिंग वगैरह के लिए अच्छा है। दोनों फ्रीक्वेंसीज एक साथ होने से हमें अर्थ की सरफेस का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मिलेगा। इसकी रेजोल्यूशन और कवरेज कैसी होगी? इसकी रेजोल्यूशन काफी हाई होगी, 3 से 10 मीटर्स तक। ये अर्थ की सरफेस में होने वाले बहुत छोटे चेंजेस, लगभग 1 सेंटीमीटर तक के बदलाव को भी डिटेक्ट कर पाएगा और ये पूरी दुनिया को औसतन हर 12 दिन में मैप करेगा। मतलब हमें हर 6 दिन में किसी भी जगह का नया डेटा सेट मिल जाएगा। और ये SAR यानी सिंथेटिक एपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका क्या एडवांटेज है? हाँ, SAR का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये ऑल वेदर डे एंड नाइट काम कर सकता है। ये बादलों को पेनिट्रेट कर सकता है और इसे रोशनी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपनी खुद की माइक्रोवेव सिग्नल्स भेजता है और उनके रिफ्लेक्शन को रिसीव करता है। ऑप्टिकल सैटेलाइट्स की ये लिमिटेशन होती है कि वो रात में या बादल होने पर काम नहीं कर पाते। इसके साइंटिफिक गोल्स क्या हैं? किन एरियाज में ये डेटा यूजफुल होगा? गोल्स बहुत वाइड रेंजिंग है। अर्थ साइंसेज में ये अर्थ की क्रस्ट की एवोल्यूशन, इकोसिस्टम्स के डायनामिक्स और आइस शीट्स के बिहेवियर को समझने में मदद करेगा। क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग के लिए क्रूशियल होगा। आइस मेल्ट रेट, सी लेवल राइज, पर्माफ्रॉस्ट थ्रॉइंग, डिफॉरेस्टेशन, इन सब पर नजर रखेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका रोल होगा। वो एब्सोल्युटली। ये अर्थक्वेक्स, ग्राउंड डिफॉर्मेशन देखकर लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक एक्टिविटी और फ्लड्स को मॉनिटर करने और उनके प्रिडिक्शन रिस्पॉन्स में बहुत हेल्प करेगा। रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ये काम आएगा। एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, क्रॉप हेल्थ, सॉइल मॉइस्चर, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का पता लगाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी जैसे डैम्स, ब्रिजेस मॉनिटर करने में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही थी, ओपन डेटा पॉलिसी। यस, दिस इज ह्यूज। NISR से मिलने वाला सारा डेटा, L बैंड भी और S बैंड भी, पूरी ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए फ्री और ओपनली अवेलेबल होगा। नो रिस्ट्रिक्शंस। ये नासा और ISRO का जॉइंट डिसीजन है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन को बहुत बूस्ट देगा। रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स, कोई भी इस हाई क्वालिटी डेटा को यूज करके रिसर्च कर सकता है, एप्लीकेशंस डेवलप कर सकता है। स्पेशली डेवलपिंग नेशंस के लिए ये बहुत वैल्यूएबल होगा, जिनके पास खुद के इतने एडवांस सैटेलाइट्स नहीं हैं। ये साइंस को डेमोक्रेटाइज करने जैसा है। तो NISR का एनालिसिस करें तो ये सिर्फ एक सैटेलाइट मिशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंडिया US के बीच हाई म्यूचुअल ट्रस्ट और शेयर्ड कमिटमेंट का प्रतीक है। ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। कॉस्ट करीब $1.5 बिलियन है।
ये दिखाता है कि इंडो यूएस रिलेशनशिप अब को क्रिएशन के स्टेज पर पहुंच गया है। ओपन डेटा पॉलिसी इसे एक ग्लोबल पब्लिक गुड बनाती है। ये साइंस एज अ टूल फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन का बेहतरीन उदाहरण है। वाकई में एक लैंडमार्क मिशन होने वाला है। साइंस एंड टेक में एक और अपडेट है एआई को लेकर। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भी बढ़ रहा है। इंडियन रेलवेज एक एआई एनेबल्ड चैटबॉट लॉन्च करने जा रहा है ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। इसका एनालिसिस ई गवर्नेंस के इवोल्यूशन के तौर पर कैसे कर सकते हैं? ये ई गवर्नेंस का नेक्स्ट फ्रंटियर है। हम स्टैटिक फेज से, जहां सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन थी, डिजिटाइजेशन हुई, पोर्टल्स बने, अब इंटरैक्टिव फेज में जा रहे हैं, जहां एआई सिटीजन्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, उनकी क्वेरीज हैंडल कर सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? एफिशिएंसी बढ़ेगी, एआई चैटबॉट 24/7 अवेलेबल रहेगा, हाई वॉल्यूम ऑफ क्वेरीज हैंडल कर सकेगा, रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, इससे ह्यूमन स्टाफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर फोकस कर पाएगा। ये डिजिटल इंडिया मिशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन (ARC) की सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की रिकमेंडेशंस के अनुरूप है। ठीक है, अब जीएस पेपर 3 के आखिरी सेक्शन इंटरनल सिक्योरिटी पर आते हैं। ऑनलाइन बेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की चुनौती बनी हुई है। हाँ, ये एक परसिस्टेंट चैलेंज है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) लगातार इलीगल ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर क्रैकडाउन कर रही है। हाल ही में कुछ फिल्म और टीवी पर्सनालिटीज जैसे राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज को समन्स भेजे गए हैं इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने के आरोप में। इसका एनालिसिस कैसे करें? ये किस तरह के नेक्सस को दिखाता है? ये एक मॉडर्न नेक्सस है, क्राइम, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस का। क्राइम है इलीगल गैम्बलिंग और उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग। टेक्नोलॉजी है मोबाइल ऐप्स, डिजिटल पेमेंट गेटवेज और एनोनिमिटी जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और इन्फ्लुएंस है सेलिब्रिटीज का, जिनकी एंडोर्समेंट्स इन प्लेटफॉर्म्स को लेजिटिमेसी देती हैं और यूजर बेस बढ़ाने में मदद करती हैं। ये थ्रेट मल्टीफैसेटेड है। यस, इकोनॉमिक थ्रेट है, लोगों के साथ फ्रॉड होता है, इलिसिट फंड्स जनरेट होते हैं जो इकोनॉमी में सर्कुलेट होते हैं, टैक्स एवेजन होता है। सोशल थ्रेट है, गैम्बलिंग एडिक्शन बढ़ती है, लोग फाइनेंशियल रूइन तक पहुंच जाते हैं, फैमिलीज बर्बाद होती हैं, और ये पैसा पोटेंशियली दूसरे क्राइम्स या इवन टेररिज्म को फाइनेंस करने में भी यूज हो सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है? उनके लिए ये एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, प्लेटफॉर्म्स ऑफन बॉर्डर्स के पार से ऑपरेट करते हैं। इसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की जरूरत है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जैसे ED को मनी ट्रेल फॉलो करना होगा, साइबर फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एनालाइज करना होगा, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अपडेट करने की जरूरत है, और साथ ही पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाने होंगे ताकि लोग इनके झांसे में ना आए, खासकर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स देखकर। बिल्कुल। तो ये थे जीएस पेपर 3 के मुख्य बिंदु। अब समय है एक क्विक फैक्चुअल डाइजेस्ट का प्रीलिम्स के नजरिए से। जरूर, लेट्स क्विकली रिकैप द की फैक्ट्स। वीपी रेजिग्नेशन, कौन से आर्टिकल्स रेलेवेंट हैं? Article 67 resignation process and Article 68(2) vacancy filling as soon as possible. Successor gets a full 5-year term. MCOCA verdict की इशू। Confession admissibility under duress or torture, non-application of mind in granting sanction. NHRC, type of body, what are camp sittings? Statutory body, Protection of Human Rights Act 1993. Camp sittings bring justice closer, engage stakeholders, address grassroots issues. मेरी पंचायत ऐप, मिनिस्ट्री अवार्ड। Ministry of Panchayati Raj, WSIS Champion Award 2025. Promotes transparency, accountability, participation in Gram Panchayats. निसार मिशन, कोलैबोरेशन की टेक लॉन्च डेटा पॉलिसी। NASA ISRO collaboration. Dual frequency SAR, L-band, S-band. Launch on GSLV from Sriharikota, July 30, 2025. Free and open data policy. Quad, member countries. India, US, Japan, Australia. JCPOA, what is it? Who are E3? What is snapback? Iran Nuclear Deal 2015. E3 are UK, France, Germany. Snapback mechanism allows reimposition of UN sanctions. Kharif crops, examples, what season? Monsoon crops like rice, maize, soybean, cotton. Bio E3 policy, full form, target. Biotechnology for economy, environment, employment. Target, USD 300 billion bioeconomy by 2030.
rotational leadership, company, concept. Zomato, eternal model, time-bound, e.g., 2 years, CEO roles for business verticals. People in news, Jagdeep Dhankar, resigned VP. Rana Daggubati, Prakash Raj, summoned by ED. places in news, Bhubaneswar NRC camp sitting, Dhaka air crash, Iping mentioned in some context, may be related to reports used, need to double-check original source, if provided, otherwise skip, if not in main discussion. Istanbul, Ukraine-Russia, and Iran E3 talks. Okay, that was a quick factual recap. Now for our mains practice question segment. Yes, based on today's discussion, here's a question for practice. The recent acquittal of all accused in the 2006 Mumbai train blast case after 18 years of incarceration highlights significant systemic issues within the Indian criminal justice system. Critically analyze the implications of this verdict on investigation processes, the efficacy of special laws like MCOCA, victim justice and public trust, suggest comprehensive reforms. ये 250 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा. इसमें वर्डिक्ट के रीजंस, implications और रिफॉर्म्स पर फोकस करना है. बिल्कुल. अब बारी है डेली क्विज की. तैयार है? Always. Question 1. Under which article of the Constitution does the Vice President of India submit their resignation? A. Article 65(1), B. Article 66(3), C. Article 67(a), D. Article 68(2). The answer is C, Article 67A, which states the VP resigns by writing to the President. Correct. Question 2. The NISAR satellite mission, a collaboration between NASA and ISRO, uses which two radar frequency bands? A. C-band and X-band, B. L-band and S-band, C. Q-band and Ka-band, D. S-band and C-band. That's B, L-band from NASA and S-band from ISRO. Remember, dual frequency. Right again. Question 3. The Bombay High Court recently acquitted all accused in the 711 Mumbai blasts case, citing issues primarily related to A. Lack of eyewitnesses, B. Unreliable confessions obtained under duress, C. Procedural delays in trial, D. International conspiracy links not proven. The main ground was unreliable confessions obtained under duress, along with other failures by the prosecution. Perfect. Question 4. India's national Bio-E3 policy aims to achieve a bioeconomy of what value by 2030? A. USD 100 billion, B. USD 200 billion, C. USD 300 billion, D. USD 500 billion. The ambitious target is C, USD 300 billion. Excellent. Last question. Question 5. The Meri Panchayat app, which recently won the WSIS Champion Award 2025, is an initiative of which ministry? A. Ministry of Electronics and IT, B. Ministry of Rural Development, C. Ministry of Panchayati Raj, D. Ministry of Home Affairs. This app falls under the C, Ministry of Panchayati Raj. बिल्कुल सही. तो ये था आज का क्विज. अब जल्दी से रिवीजन फ्लैश कार्ड्स देख लेते हैं. मैं फ्रंट बोलूंगी, आप बैक बताइएगा. Sure. फ्लैश कार्ड 1. निसार मिशन. Back, NASA ISRO, dual frequency LNS band SAR, GSLV launch, Earth observation, climate, disasters, resources, open data policy. फ्लैश कार्ड 2. आर्टिकल 68(2). Back, governs filling of vice presidential vacancy, election to be held as soon as possible. फ्लैश कार्ड 3. 7/11 verdict implication. Back, systemic failure of criminal justice, issues with confessions, investigation quality, MCOCA application, need for police reforms. फ्लैश कार्ड 4. Bio A3 policy. Back, biotech for economy, environment, employment. USD 300 billion target by 2030. Focus on circular bioeconomy, convergence tech. फ्लैश कार्ड 5. मेरी पंचायत ऐप. Back, Ministry of Panchayati Raj, WSIS award winner. Unified platform for Gram Panchayat transparency, accountability, public participation. फ्लैश कार्ड 6. खरीफ sowing concerns. Back, overall area up, but oilseeds, soybean and cotton down.
regional monsoon disparity, excess rain versus deficit impacting sowing. Flashcard 7, rotational leadership. Back, Zomato Eternal model, time-bound CEO roles e.g. 2 years, per vertical, aims for agility, combats stagnation. Flashcard 8, E3 countries. Back, United Kingdom, UK, France, Germany. Involved in Iran nuclear talks, JCPOA. Flashcard 9, VP vacancy, constitutional silence. Back. No provision for an acting vice president in the Indian constitution. Deputy chairman handles Rajya Sabha duties. Flashcard 10, neighborhood first example. Back. India's swift offer of support and condolences to Bangladesh after the Dhaka air crash tragedy. Humanitarian dimension of the policy. Great way to revise. हाँ, तो आज हमने काफी विस्तार से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बिल्कुल। संवैधानिक बारीकियों से लेकर न्याय प्रणाली की चुनौतियों, गवर्नेंस के नए आयामों, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस, अर्थव्यवस्था के ट्रेंड्स और साइंस एंड टेक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स तक। जैसा हमने शुरू में मार्गरेट चेस स्मिथ के कोट से कहा था, पब्लिक सर्विस डेडिकेशन मांगती है और यूपीएससी की तैयारी भी वैसी ही डेडिकेशन मांगती है। सिर्फ फैक्ट्स जानने की नहीं, बल्कि मुद्दों की गहराई को समझने की, उनके इम्प्लीकेशंस को एनालाइज करने की। सही बात है। और आज की चर्चा से एक सवाल मन में जरूर उठता है, खासकर 7/11 वर्डिक्ट जैसे मामलों को देखकर, कि जब व्यवस्था न्याय देने में इतनी देर लगाती है या प्रक्रिया पर ही इतने गंभीर सवाल उठते हैं, तो आम नागरिक का भरोसा कैसे बना रहे? ये सवाल सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज और शासन बनाने के लिए भी सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये गहरी समझ न केवल आपको परीक्षा में मदद करेगी, बल्कि जीवन और शासन पर एक इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव बनाने में भी सहायक होगी। तो इन सभी टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस विश्लेषण को आप दोबारा जरूर सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास, ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने थॉट्स, क्वेश्चंस या फीडबैक हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिस ना करें। आपका सब्सक्रिप्शन और एंगेजमेंट ही हमें इस काम को जारी रखने की प्रेरणा और साधन देता है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चैनल को लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल बनाने में हमारी मदद करेगा। तो बढ़ते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए सुन लो यूपीएससी के साथ। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद। धन्यवाद।